So in the last class, we were discussing that the efficiency of the cycle, Otto cycle, that will be depending upon the two factors. One was the specific heat, and second factor was compression ratio. तो जो हमने लास्ट टाइम बात की उसके हिसाब से हमारे पास जो एफिशिएंसी है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर. One will be the specific heat and second factor that will be the compression rate. तो दो factors के ऊपर depend करेगा. So we have discussed about the specific heat in some detail, but there is some discussion being required on the compression ratio. Why compression ratio exactly improves the efficiency of the cycle? So if you have to calculate the work in a cycle in which we are having some fluid, how we will calculate the work? तो वर्क जो हम कैलकुलेट करते हैं कि जो भी उस साइकिल के अंदर से हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेशर एंड वॉल्यूम, कि उसमें प्रेशर कितना चेंज हुआ है और उसमें वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है. तो जनरली व्हाट वी डू, वी टेक दैट at some pressure P we are changing some volume delta V and we will multiply the pressure and volume, so that will give us that how much work is being performed in the cycle. तो इससे हमें ये चलेगा पता कि साइकिल के अंदर कितना काम परफॉर्म किया गया है, कितना वर्क इसके अंदर हुआ. तो नाउ वी सी दैट दिस प्रेशर defines us or this pressure tells us that how much work will be done in the fluid system. So if the value of the P is high, then work output will be high for the same change in volume. If the P is low, then work output will be low for the same change in the volume. इस इक्वेशन से आप ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है और आपने सेम वॉल्यूम को चेंज किया है, वॉल्यूम चेंज आप सेम रखते हैं तो वर्क आउटपुट भी ज़्यादा होगा. और अगर मान लीजिए आप प्रेशर को चेंज कर लेते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं तो वर्क आउटपुट भी कम हो जाएगा. तो इसी तरह से इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर जिसमें मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी सेम चीज़ है कि अगर प्रेशर इनिशियल ज़्यादा रखेंगे उस केस में वर्क आउटपुट बेहतर आएगा और अगर प्रेशर कम रखेंगे तो वर्क आउटपुट कम आएगा. तो ये सारे जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा. इन्हें नोट डाउन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम उसमें बात करेंगे देन वी विल कम टू दी calculation of the work output in actual cycle, then these factors will be there. So अभी प्रेशर कहाँ पे जनरेट होगा या प्रेशर कहाँ पे लगेगा? दिस प्रेशर विल बी एक्टिंग ऑन दी टॉप फेस ऑफ द सिस्टम. ये सारा जो प्रेशर है ये सिस्टम के टॉप फेस पे एक्ट करेगा. तो क्योंकि ये सारा प्रेशर सिस्टम के टॉप फेस पे एक्ट करेगा तो व्हाट वी हैव टू डू और द मेन थिंग विच वी हैव टू डू इज दैट द पिस्टन हैव टू बियर ऑल दी प्रेशर. तो जो पिस्टन है, पिस्टन का हेड है, उसे इस सारे प्रेशर को बियर करता है. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट एज combustion will proceed, pressure will increase, so pressure will increase, so this rate of change of pressure is also important. तो यहाँ पे सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रेशर कितना है, देयर इज सेकंड फैक्टर विच इज इम्पोर्टेंट and that factor is rate of change of pressure above the system. So one factor will be pressure and second will be rate of change of pressure, rate of change of pressure. तो इन दोनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा. तो जनरली वैसे जो प्रेशर होता है जितना होना चाहिए तो आइडियल जो प्रेशर होना जाता है दैट इज द 2 बार. ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है दैट मस्ट बी 2 बार पर क्रैंक डिग्री एंगल. क्रैंक डिग्री, अगर ये प्रेशर चेंज होगा इस तरह से प्रेशर चेंज रहेगा तो पिस्टन ठीक काम करेगा. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो पिस्टन है दैट विल में बर्स्ट या टूट सकता है या डिफॉर्म हो सकता है इसकी केस में. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द वर्क आउटपुट फ्रॉम द Otto cycle. We have calculated the efficiency from the Otto cycle. Now second part is the how we can calculate the work output from the Otto cycle.
So from the Otto cycle, when we are going to calculate the work output, then again we are going to have an expression, and that will be given by, or we can calculate the work output by saying that, suppose again I make the cycle 0, 1, 2, 3, 4. So what we will do, we will supply the work from 1 to 2, and in what form we will supply the work input, that will be given as the compression work, and the work which will be coming out, that will be in the form of the expression. तो जो हम वर्क अंदर दे रहे हैं, that will be in the form of compression work, and work output which we are taking, that will be coming out as the expression. So for the work, the expression is being given by this expression, P4 V4 and divide by gamma minus 1. तो यहाँ से यहाँ तक हम 3 से 4 तक आए हैं, और 3 से 4 तक आने में हमने वर्क आउटपुट दिया है. अगेन इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, and gamma minus 1 is to represent that the work out again will be depending upon the gamma of the combustion gas. Now it will be minus because this is the work output or work from the expansion, or we can say that this work was the work obtained from the expansion, and some part of the work that will be going to the compression. So I am writing the compression work by the another color. It will be P2 V2 minus P1 V1 divided by gamma minus 1. So this will be the work input and work output. Now here one more thing which we have to concentrate, or if you are having the book with you, then you can go to the page 55. Here we are having one more factor, that is the RP. RP is the factor which will be giving us, or we are giving it like the ratio of P3 divided by P2, and this factor is known as pressure ratio, or this can be called as cutoff ratio. ठीक है, कुछ बुक में इसको कट ऑफ रेशो के रूप में भी बताया गया. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कट ऑफ रेशो क्या होती है, तो हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करते हैं. व्हाट इज द कट ऑफ रेशो एंड हाउ इट विल बी प्लेइंग रोल व्हाट इज रियलिटी. तो आपने अर्लियर जो है क्लास में पढ़ा होगा कि जो डिजाइन का कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइन, देन व्हाट वी डू, वी वांट सम डायमेंशनलेस नंबर. तो हम ये चाहते हैं कि कुछ नंबर हमारे पास हो विच शुड बी डायमेंशनलेस. तो डायमेंशनलेस नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई एम हैविंग द रेनॉल्ड्स नंबर. कि मान लीजिए मैं रेनॉल्ड्स नंबर की बात करता हूं, तो रेनॉल्ड्स नंबर इज द डायमेंशनलेस नंबर, and the value of the Reynolds number tells us that whether the flow will be laminar, turbulent or transient. We need not to go in detail the behind the flow, कि फ्लो कैसा है. अगर मान लीजिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर पता है, तो उससे हम बता सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लो दिस. तो डायमेंशनलेस नंबर जो होते हैं, तो उनकी यही इंपॉर्टेंस होती है, उनकी वैल्यू से आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं ये सिस्टम जो है ये किस तरह का सिस्टम है. तो इसी तरह से, इस तरह जो हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स थे जो इसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहे थे, और हमने स्टडी किए थे, दैट वाज अबाउट द कंप्रेशन रेशियो R, एंड अगेन दैट वाज द गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो. Now third factor which will be affecting our design, that will be cutoff ratio. So what does cutoff ratio says, that it is the ratio of the pressure at the point 2 and the ratio of the pressure at the point 3. So now the ratio of the pressure at the point 3 and pressure at the point 2 will be deciding factor, or will decide that how much pressure we have to increase after combustion. कि जब हम कंबस्टन करेंगे तो हम कितना प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ दिस फैक्टर P3, द लिमिटिंग प्रेशर इन द इंजन. P3 is the limiting pressure in the engine. Why it is limiting pressure? Because the design of the engine will be decided by the P3. ये जो P3 है, मैक्सिमम प्रेशर है, वो इंजन के अंदर कितना हो सकता है, दैट विल बी गिवन बाय द P3. तो प्रेशर P3 हमें ये बताएगा कि इंजन के अंदर
मैक्सिमम प्रेशर कितना जा सकता है, और P2 वो बताएगा कि जब हम उसको कंप्रेस करेंगे देन द एयर फ्यूल मिक्सचर विल बी compressed एंड आफ्टर कंप्रेशन व्हाट विल बी प्रेशर। तो मान लीजिए हमने एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर दिया by following this route we have come to the point 2. Now from point 2 to 3, because the point 3 is fixed, now the entry of the heat, or we can say that the heat given by the combustion, that will be decided by the ratio P3 by P2. जो P3 और P2 की रेशो है वो डिसाइड करेगी कि हम इसके अंदर कितना हीट इनपुट दें। अगर ये रेशो ज्यादा है, P3 और P2 की रेशो ज्यादा है, देन वी हैव टू गिव हायर अमाउंट ऑफ द हीट। अगर P3 और P2 की रेशो कम है, देन वी हैव टू गिव लोअर अमाउंट ऑफ द। तो इसमें अगर मान लीजिए ये रेशो बहुत ज़्यादा हो गई तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ये रेशो कम है तो हमें हीट कम देनी पड़ेगी। नाउ अ सिंपल philosophy or simple thought which can come to our mind is that can't we increase the pressure P2, कि हम P2 को क्यों ना बढ़ा दें। अगर P2 बढ़ जाएगा तो हमें हीट कम देना पड़ेगा, और अगर हमें हीट कम देना पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो हमें जो वर्क जो फ्यूल है वो कम देना पड़ेगा, और फ्यूल कम देंगे तो हमारा जो सिस्टम है दैट विल बी बेटर एफिशिएंट, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये फिलोसफी देखने में बिल्कुल सुनने में बिल्कुल सही लग रही है, बट सपोज इफ आई इंक्रीज द P2, कि मान लीजिए P2 की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, सपोज आई टेक द पॉइंट 2 डैश हेयर, ये भी मैंने यहाँ पे 2 डैश पॉइंट ले लिया है, और 2 डैश पॉइंट पे आफ्टर कंप्रेशन ही पहुंच जाएगा, ठीक है, और अमाउंट ऑफ हीट इनपुट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट इनपुट तो कम हो गया, ठीक है, और दैट विल बी गिविंग यू अ साइकिल व्हिच विल बी टेकिंग वेरी लेसर अमाउंट ऑफ हीट, बट डज इट, इसका अफेक्ट क्या आ रहा है, इसका अफेक्ट ये आ रहा है कि इसके नीचे जो हमारे पास एरिया है दैट विल आल्सो, अब यहाँ पे जो इस कर्व के नीचे एरिया है वो इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट और यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क टू कंप्रेस दी मिक्सचर। पहले आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दे रहे थे, तो मैं दूसरे तरफ शेड कर देता हूँ। अर्लियर वी वर सप्लाइंग ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ दी वर्क, बट बाय इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो आवर वर्क आउटपुट हैज बीन इंक्रीज बाय दिस। ये जो ऊपर की तरफ एरिया दिखाई दे रहा है इस लाइन के ऊपर की तरफ, जो कि एक डिमार्केशन लाइन में थोड़ा सा मैसेज बना देता हूँ ताकि ये यहाँ से आपको दिख जाए। इस लाइन के ऊपर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो बढ़ गया है ड्यू टू दी कम। क्या आपने जो कंप्रेशन रेशो हाई थी तो उसके हिसाब से वर्क इनपुट बढ़ गया है। जब वर्क इनपुट बढ़ जाएगा तो आपका जो नेट वर्क आउटपुट आने वाला है वो कम हो जाएगा। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग दिस फैक्टर एंड बाय कीपिंग दिस सेम, तो वर्क आउटपुट विल। तो अब इसमें हमारे पास दो गेम हो गए, यानी कि जो हमारा गेम है उसमें दो चीजें आ गई हैं, मीन्स वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दी वर्क एंड वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दी एफिशिएंसी। तो अगर मान लीजिए हम वर्क को बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाती है, अगर एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं तो वर्क कम। तो यहाँ पे जो सारा गेम डिजाइन में शुरू हो जाता है वो यही है कि हाउ मच वर्क वी हैव टू ऑब्टेन एंड फॉर दैट वर्क हाउ मच एफिशिएंसी वी कैन। तो इसमें जो इंजन डिजाइन किया जाता है वो पार्टिकुलर रेशियो के लिए डिजाइन किया जाता है, पार्टिकुलर वर्क आउटपुट के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्होंने देखा होगा गाड़ी के अंदर एक इकोनॉमिक जोन दिया होता है। अगर आप गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, स्पीड का जोन होता है, वो स्पीड की लिमिट होती है जनरली जो कि 40 to 60 वेरी करती है, कि 40 से अगर 60 किलोमीटर तक आप गाड़ी की स्पीड को रखेंगे जनरली। जो हाई रेंज की गाड़ी होंगी उसकी तो रेशो अलग रहेगा। तो अगर आप उसको फ्रेम में रखेंगे देन बट you will get a better economy. So in that case your efficiency will be very good and work output will be low. When you increase the speed, work output increase but efficiency decrease. तो उस केस में क्या होता है कि जो हायर इकोनॉमिकल जोन है जिसमें इकोनॉमी अच्छी होती है उस जोन को वो ग्रीन से दिखा देते हैं। आप अभी अपनी गाड़ी का कभी देखिएगा स्पीडोमीटर, तो उसमें ये होता है कि जो पार्ट जहाँ पे हमें एफिशिएंसी बेटर मिलती है दैट इज बीइंग शोन बाय द ग्रीन लाइन, और जहाँ पे एफिशिएंसी कम हो जाती है वो एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने वर्क आउटपुट को बढ़ा दिया।
तो एफिशिएंसी जब वो कम हो जाएगी तो उस जोन को, उस रीजन को वो रेड से दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी में आपका वर्क आउटपुट तो बढ़ जाएगा बट एफिशिएंसी वो कम। तो दिस इज द गेम विच वी हैव टू लुक कि हमें उस वर्क आउटपुट को मैक्सिमम कैसे, ठीक है। So if there is any doubt till now, you can discuss or you can ask me question. Otherwise, we will proceed. सर वर्क आउटपुट घटने के बावजूद इफिशियंसी कैसे बढ़ रही है? देखिए, हाँ, ये एक क्वेश्चन ये है कि आपका, मैं क्वेश्चन अल्टरनेटली कहता हूँ या आप इसको एक जर्नल चीज के उससे को समझिए। इफ यू आर डूइंग सम वर्क या आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट क्वांटिटी ऑफ वर्क is less which you have to perform, then what is the effect of on your efficiency to perform that work? Are you getting my voice? नो सर। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर कट के आई थी। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मान लीजिए आपको एक काम दिया गया, आपको कोई काम परफॉर्म करना है। अगर काम बहुत ज्यादा है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन योर एफिशिएंसी टू परफॉर्म दैट वर्क? सर इफिशियंसी गिर जाएगी, घट जाएगी। घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? बिकॉज यू हैव टू पुट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी काम को करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, देन आवर एफिशिएंसी विल डिक्रीज। तो मैं इसको एक बार यस दोबारा, सर। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं साइकिल को दोबारा बनाता हूँ इसमें so that you can understand in a better way. Suppose this is the TV diagram. So T is here and V is here. Now what we are doing or what we are saying that generally this diagram takes the shape of like this. ये थोड़ा बड़ा लिया मैंने क्योंकि जनरली बुक में छोटा होता है, लेकिन एक्चुअल टाइम में ये काफी ज्यादा होता है क्योंकि हीट होते हैं। So where you will be giving the heat, this is the point where you will supply the heat. So heat will go here and it will come out. So now suppose what I say that I increase the compression ratio. ये 0.0 है, 1 है, 2 है and 3 है। अभी मान लीजिए हमारी compression ratio 8 है। So for this I am taking the compression ratio as 8. Now compression ratio 8 के लिए आप heat input दे रहे हैं और ये heat input मान लीजिए that is equal to 100. Now what I say that I propose that increase the compression ratio. Now by my proposal what you do, you increase the compression ratio and you reach the point 2 dash. उस केस में आपके कंप्रेशन रेशो आपने बढ़ा दिया, आप क्या करेंगे 2 डैश पे अप्रोच करेंगे, आप डायरेक्टली 2 डैश पे आ जाएंगे। अब क्योंकि आप डायरेक्टली 2 डैश पे आ गए हैं तो हीट का जो इनपुट दे रहे थे दैट विल आल्सो डिक्रीज। तो अब जैसे मान लीजिए इनिशियल केस में आपने हीट इनपुट 100 जूल दिया था, अब जो हीट इनपुट आप दे रहे हैं इन केस ऑफ 2 डैश टू 3 दैट कम्स आउट टू बी से 80, ठीक है, और जो रिजेक्ट हो रहा है दैट रिमेन्स। नाउ व्हेन वी सेड दैट वी विल सेव आउट द एफिशिएंसी, efficiency is what? It is the heat supplied minus heat rejected and divide by that will be heat supplied. So what you have done here, you have decreased this QS. ये आपने QS को डिक्रीज कर दिया। अब क्योंकि QS को आपने डिक्रीज कर दिया, so what will be its effect on the efficiency? So efficiency will increase. तो आपने क्योंकि QS जो हीट रिजेक्ट की गई है इसको डिक्रीज कर दिया है, तो इसलिए उसमें केस में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अब ये एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी साइकिल को एक कंप्रेशन रेशो पे चला रहे हैं, कंप्रेशन रेशो 1 है, तो प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं, उसमें कोई हीट नहीं दे रहे, मतलब कि आपने इंजन को चला के छोड़ दिया है या इंजन को घुमा के छोड़ दिया और वो चलता जा रहा है, तो प्रैक्टिकली आपने उसमें कोई हीट इनपुट नहीं दिया। तो इन दैट केस दैट साइकिल इज मोस्ट एफिशिएंट तो बहुत है वो, लेकिन वर्क आउटपुट क्या है, वर्क आउटपुट 0 है उसके अंदर, क्योंकि आप उसमें से कोई हीट नहीं डाल रहे तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रही।
So the main thing is that by giving lesser amount of heat, you can increase the efficiency of the cycle on one hand, but you are actually decreasing the work output. आप efficiency तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने work output को कम कर दिया। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि जब आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क है वो मिल गया है, जो कि मान लीजिए हमने जो इंजन है, इंजन को डिजाइन किया है कि वो दैट विल बी गिविंग अस दी 70 bhp, ये 70 bhp के लिए आपने इंजन को डिजाइन किया, ठीक है। तो आपने अब यहाँ क्या किया कि पावर को फिक्स कर दिया, एंड पावर अगेन विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसमें कितना वर्क आउटपुट लिया। नाउ यू हैव फिक्स दिस फैक्टर। रिमेनिंग चेंजेस कि आप इंजन कैसा बनाएंगे, उसका डिजाइन कैसा देंगे, देन ऑल द रिमेनिंग फैक्टर विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन एफिशिएंसी। उसके बाद जितने फैक्टर बच गए हैं, जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं इंजन डिजाइन के, अब आप उनका स्ट्रेस आपका ये रहेगा कि आप अब एफिशिएंसी पे स्ट्रेस दीजिए, एफिशिएंसी को मैक्सिमम कीजिए। तो उस केस में क्या है कि वर्क आउटपुट जो है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन दी कि कंप्रेशन वर्क कितना है और एक्सपेंशन वर्क कितना है। या इस ग्राफ के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जो ये वाला रीजन है हमारे पास, कर्व जो बाउंड कर रही है, यानी कि रीजन बाउंडेड बाय कर्व 1 2 3 4 और 1 2 3 4, दैट विल गिव अस द वर्क आउटपुट। ये जो रीजन बाउंड हुआ है इसके बीच में, ये हमें वर्क आउटपुट देगा। तो वर्क आउटपुट आपने फिक्स कर दिया। वर्क आउटपुट फिक्स करने के लिए आपको बाकी पैरामीटर थोड़े से फिक्स करने पड़ेंगे। अब जो जितने फैक्टर्स और हैं जिसमें परफॉर्मेंस फैक्टर की है, तो उनको आप एफिशिएंसी में काउंट करिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने में लगाइए। तो इज दैट क्लियर और सम डाउट इज अगेन हियर? सर क्लियर। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर जैसे सर अगर हम इंजन का ही केस ले सर, तो सर उसमें हम वर्क आउटपुट सर हम कब ज्यादा लेंगे उससे, और सर उसकी एफिशिएंसी कब ज्यादा रहेंगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे सर हम जैसे डेली गाड़ी चला रहे हैं सर, तो उसके मतलब हमारा कैसे पता चलेगा कि हम मतलब एफिशिएंसी उस टाइम ज्यादा ले रहे हैं या वर्क आउटपुट ज्यादा ले रहे हैं? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन, या वर्क आउटपुट जो होता है वो किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो व्हेन वी से दैट हाउ मच पावर वी आर कंज्यूमिंग, so it is a simple formula, पावर कंज्यूम्ड इन द कार, फ्रिक्शन वगैरह मतलब जो है फैक्टर्स वो रहेंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द स्पीड। ये आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और आपके ऑटोमोबाइल में भी काम आएगा कि आप इंजन से कितना पावर ले रहे हैं या आपको कितना पावर जनरेट करना चाहिए, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। मैं पूरा ले लेता हूँ ताकि आपको बाद में भी ध्यान रहे। पावर जनरेटेड बाय द इंजन इज क्यूब ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो एज मच एज यू इंक्रीज द स्पीड, आप देख लीजिए सब क्यूब करके कि कितना आपको पावर देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। नाउ व्हाट जनरली इज बीइंग डन, क्योंकि पावर अगेन इज एनर्जी सप्लाइड, कि आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं अपॉन टाइम टेकन, है ना, टाइम। एनर्जी अगेन इज इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पे टू वर्क। तो पावर डिपेंड्स ऑन वर्क। So if you are taking more power, you are taking more work from the engine. And if you are having higher velocity, so more work you are taking from the engine. Now, what is the factor here? कि ऐसा कौन सा फैक्टर है यहाँ पर which will decide कि when you are going to increase the work, how efficiency will be changed. अब यहाँ पे जो गेम है या जो हमें समझना है बात, कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जो ये डिसाइड करेगा कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन एफिशिएंसी इन व्हाट मैनर विल बी चेंज्ड, कि जो आपने वर्क आउटपुट को बढ़ा दिया है तो वो एफिशिएंसी को कैसे अफेक्ट करेगा। सो हियर द लिमिटिंग फैक्टर और द लिमिटिंग थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मैं आपको थोड़ा सा एक दो लेक्चर के बाद सोच रहा था कि बताऊंगा, क्योंकि ये 8-10 पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें कंसंट्रेट करना है।
तो मैं डिटेल में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और कि वो इसको कैसे अफेक्ट करेगा वो मैं डिटेल में तभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेकिन चलेगा कैसे पता कि इंजन को डिजाइन कैसे किया गया है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। तो उसके लिए सिंपल, अगर आप स्पीडोमीटर देखेंगे, जहाँ पे जो गाड़ी है, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर कह सकते हैं उसको, उसमें एक रेंज होती है जो ग्रीन होती है, एक रेंज होगी जो कि ग्रीन कलर की होगी, और एक रेंज ऐसी होगी उसमें जो कि रेड कलर की होगी। तो ग्रीन कलर जहाँ पे है दैट इज द इकोनॉमिकल जोन, कि यहाँ पर आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। और जहाँ पे रेड जोन आ जाएगा वहाँ पे एफिशिएंसी मिनिमम मिल जाएगी। तो इस पार्ट को जो आप यहाँ पे चला रहे हैं गाड़ी को इस जोन में, उसमें जो आप वर्क आउटपुट ले रहे हैं, जो भी आपका उसका वर्क आउटपुट आ रहा है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। So that will give you an idea that for how much work this particular type of engine is giving the maximum efficiency. Now here one question may arise: does all engine behave in the same manner? So I will say no. Not all engine behave in the same manner. If we are having the engine from different manufacturer and for different cars, then their performance will be different. Their performance will be very different. Now, have you heard the name of the company Fiat? How many of you have heard the name Fiat? Yes, sir. अच्छा, आपने कितनी गाड़ी है Yes, sir. मार्केट में कितनी गाड़ी होंगी Fiat की? सर सीएट तो टायर कंपनी है। सर एक तो पुंटो है। हाँ, पुंटो है, और ये सर एक हो। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसी गाड़ी की कंपनी जो एक या दो मॉडल निकालती है और फिर भी सस्टेन कर रही है, हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा है पॉसिबल कि गाड़ी जो है कंपनी है एक या दो गाड़ी बनाए मॉडल और उसके बाद भी मार्केट में सस्टेन कर रही है वो? हाउ इज इट पॉसिबल? कैन एनीबॉडी गिव सम लाइट ऑन दिस? सर उनका जो क्या नाम है, जैसे सर जो कार की मैन्युफैक्चरिंग है सर, वो अपना मतलब उसी मॉडल में ही सर वो क्या कहते हैं उसको, मतलब और ज्यादा एफिशिएंट और उसको उसी पे काम करते होंगे, तभी सर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उसी में सुधार जितना ज्यादा ज्यादा कर रहे हो तभी Okay. सस्टेन कर रहे हैं सर वो। Actually, the logic behind this is that Fiat is not mainly a car manufacturing company. Fiat कार बनाने वाली कंपनी मतलब मेनली है ही नहीं। Fiat का मेन काम है इंजन बनाना। आपने कभी सुना है कि मारुति अपना इंजन खुद बना रही है, या कोई प्लांट सुनाओ मारुति का जहाँ पे इंजन बना रही हो? No, sir. No, sir. No, sir. So most of car manufacturers, what they do, they don't make engine by themselves. They tune the engine according to the condition. तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बेसिकली क्या कर रही है, इंजन Fiat, क्योंकि जो इंजन बनाने वाली कंपनी है वो बहुत कम है, 2-3 कंपनियां आई है, तो में Fiat का जो इंजन है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, अच्छे इंजन में से है। So most of companies, what they do, they purchase the ready-made engine from the Fiat and they tune it. इंजन ले लेते हैं और उसको ट्यून कर देते हैं। ट्यूनिंग उनकी अपनी है। वो जो ट्यूनिंग है दैट अगेन विल बी बेस्ड अपॉन डिजाइन, कि वो किस तरह का डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। डिजाइन का मतलब उन्हें किस पावर रेंज में रखना है, कितनी एफिशिएंसी के रेंज में रखना है, दैट ऑल विल बी डिसाइड बाय द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक मारुति। मारुति खुद ये डिसाइड करेगी कि उसे कहाँ पे कैसे उसको रखना है और उसके हिसाब से फिर वो इंजन को ट्यून कर देगी, ठीक है। तो ये जो ट्यूनिंग करने वाला पार्ट है दैट इज आल्सो अगेन ए वेरी बिग जॉब, कि इंजन को आपने ट्यून करना है। हर एक इंजन को ट्यून किया जाता है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा। तो ट्यूनिंग में फिर वो ये करती है कि इंजेक्टर जो होता है, इंजेक्टर का जो साइज चेंज करती है, या इंजेक्टर में कितना मिल जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब चीज़ें डिसाइड करती है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि
सन 2006 के बाद, सन 2006 के बाद नो कार इज हैविंग कार्बोरेटर। ठीक है, किसी भी कार के अंदर कार्बोरेटर नहीं है। कभी आप गलती से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बोरेटर किस कार के अंदर होता है, और आप तुरंत से अपना ज्ञान बताने के लिए कह दें कि पेट्रोल के अंदर होता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि पेट्रोल में एयर फ्यूल मिक्सचर होगा एंड दैट विल बी डन बाय द कार्बोरेटर। ठीक है, तो आपने तुरंत कह दिया पेट्रोल में और फिर आपके मार्क्स हो गए। तो आफ्टर 2006 नो कार इज हैविंग कार्बोरेटर, ऑल कार्स आर हैविंग इंजेक्टर एंड वन ऑफ द मेजर कंपनी ऑफ द इंजेक्टर इज बोश। तो जो बोश है दैट इज अ मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंजेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हालांकि मतलब इंजन के बारे में जो मैं कह रहा था बात कि ठीक है इंजन कोई और बनाता है, इंजन के पार्ट्स भी आगे कहीं से लेंगे और फिर जो इंजन है दैट विल बी गिवन टू दी कार मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह से सप्लाई चेन जो होती है वो चलती है मैनेज की जाती है। अब ये 2006 के बाद कार्बोरेटर क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि जो पोल्यूशन के कंप्लायंस थे, जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं, जैसे आपने देखा होगा भारत 1, भारत 2, B1 B2 सुना होगा ना, अभी B6 चल रहा है। तो B6 इज इक्विवेलेंट, B मतलब भारत इज इक्विवेलेंट टू यूरो 6, भारत 6 और यूरो 6 इक्विवेलेंट है। तो ये जो पोल्यूशन नॉर्म्स है ये कार्बोरेटर लगा के, कोई किसी गाड़ी के अंदर आपने कार्बोरेटर लगा दिया, तो कार्बोरेटर लगाने के बाद तो ये कभी भी अचीव नहीं की जा सकती। दीज कैन बी अचीव ओनली व्हेन वी आर यूजिंग इंजेक्टर along with computer program. So what we have to do, we have to put the injector and plus we have to install an electronically control unit also, which is called as ECU. ECU is what? It is the electronic control unit. तो आपको ये भी साथ में लगानी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट लगाते हैं, इंजेक्टर लगाते हैं और इंजेक्टर लगाने के बाद वी इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो अब ये जो इंजेक्टर वाला प्रॉब्लम है कि इंजेक्टर लगाते हैं ये सब काम होते हैं, सो वेरी लेस इज बीइंग गिवन इन इंडियन बुक अबाउट द इंजेक्टर। तो फिर थोड़ा सा आपको बाहर आना पड़ेगा इस चीज से और आपको यू हैव टू गो फॉर दी फॉर्मेटर बुक, जो थोड़ी सी लेटेस्ट है। जैसे मैंने आपको पुलकरा बैग का सजेस्ट किया था, देन यू कैन कंसल्ट दैट, some part of the injector is being given in that also, so you have to go there also, ठीक है। अच्छा, now how much pressure do you suppose is generated in injector? इंजेक्टर के अंदर कितना प्रेशर जनरेट करते होंगे हम जो फ्यूल इंजेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हाउ मच प्रेशर डू यू सपोज वी आर जनरेटिंग इन एनी डाटा? सर 3 बार। 3 बार, 3 बार, सर yes. Any other data? 3 बार? सर 10,000, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। 10,000 से 30,000 PSI। 10,000 हेलो। PSI से 30,000 PSI को अगर बार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? हेलो हाँ आवाज आ रही है आपकी सोनू? सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी आ रही है? सही है। आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हेलो। आवाज आ रही है, बताइए। एनी अदर? कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा? एनीवन? PSI को कन्वर्ट करेंगे बार में कितना हो जाएगा? सर 10,000 तो 700 आएगा सर, 700 बार। 700 बार। और ये वाला? 0.7 के आसपास होता है सर, मैं 0.07 के आसपास एक बार, मतलब एक PSI में सर।
21 हो गया है, ठीक है। तो ये डाटा ठीक है। हेलो हाँ बताइए। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा ओके, जो आपने कहा ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं। 3 बार तो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बार से ज्यादा प्रेशर तो इंजन के अंदर ही होता है। अब आप ऐसे इंजन में एक इंजेक्टर लगा रहे हैं जिसमें प्रेशर ही 20 बार है, तो 3 बार का इंजेक्टर तो काम नहीं करेगा। So the pressure of the injector is generally in this range. Generally 1200 बार जो है that is being. अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है, how we will generate this much high pressure. ये जो इतना हाई प्रेशर है जनरेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। So now I am stopping the recording.